नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों। आप देख रहे हैं धम्म प्रभा यूट्यूब चैनल और आज मैं आया हूँ दिल्ली के मंगोलपुरी में। भिक्खु धम्मवीरियो और बुद्ध विहार है और ये देखिए भिक्खु धम्मवीरियो चैत्य में स्मारक है। और यहाँ पर आज प्रोग्राम चल रहा है, ये देखिए, ये बाहर का दृश्य दिखा रहा हूँ। संभव रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन तो संग आ गया है, देखिए। होता है झगड़ा तो घूम फिर के पत्नी को ही समझाई जाती है। कहानी वही है जो हर बार सुनाई जाती है। मेरा आलाप दूसरा है, तथ्य का विश्लेषण कर रहा हूं। विश्लेषण सुनिएगा। तो हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास ऐसा है कि शिक्षा जैसे जैसे आती है वैसे वैसे व्यक्ति समझदार होता है। जैसे जैसे व्यक्ति समझदार होता है वैसे वैसे समाज में क्राइम कम होता है, सेवा भाव बढ़ता है, भय कम होता है, चोरी चकारी कम होती है, किडनियां चोरी कम होती है। ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा ही हो जाना चाहिए था। स्वतंत्रता के बाद जब देश हमारा आजाद हुआ हमारे सभी नेता कहने लगे कि हम अपने देश के नागरिकों को पढ़ाएंगे। मुझे अभी भी पता, बचपन में 15 अगस्त में गीत गाया करते थे बच्चे, उड़ उड़ रे हमारा झंडा रे तिरंगा, जब तू गगन में लहरासी। गांव गांव में स्कूल खुलवासी, राजस्थानी में गांव गांव में स्कूल खुलवासी, अनपढ़ ना उगड़ो मिट जासी। लोग पढ़ तो गए पर टुकड़ों कौन मिटे हो, टुकड़ों में ये ये जिया पहला हो। आपसे देखिए जरा, हम आज से 50 वर्ष पहले हमारे पास कोई एक पुस्तक ऐसी थी नहीं जिसमें नैतिक शिक्षा हो, नैतिकता पे पढ़ाया जाए, नैतिकता के एग्जाम नहीं था एग्जाम। मगर वर्तमान में नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती है, इंटरव्यू के लिए तैयारी होती है और सबसे बड़ी चर्चा होती है यूपीएससी के कोचिंग सेंटर में। लेकिन कलेक्टर साहब सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, पटवारी उससे भी बड़ा भ्रष्टाचारी। अभी डॉक्टर पकड़े गए थे, नकली डॉक्टर, वो नकली बने हैं, इलाज थोड़ी ना करेंगे, किडनी चोरी करेंगे। पिछले दिनों नोएडा में सीए पकड़े गए, सीए आधार कार्ड और पैन कार्ड इस्तेमाल करके लोगों का नकली कंपनी खोल करके सरकार को करोड़ों का चूना लगाया। ये पढ़े लिखे थे और एक बड़ा पढ़े लिखे काम कर रहे हैं, है ना, कि पति को मार दो, इससे अच्छा भाग्य शादी कर लो, सस्ता पड़ेगा, किसी को मारने की जरूरत क्या। और मार भी उसे रहे हैं जिसको पता भी नहीं है, खबर भी नहीं है, पढ़ा दो। अरे पढ़ी लिखी, मैंने कहा माता जी रुक जाओ। कई साल पहले की बात है, 10 वर्ष पहले की बात है, मैं दिल्ली नया आया था, किसी ने पूर्व गांव में बुलाया था। उतरते ही उसने मुझे ये बात बोल दी, क्या जी आप तो मुझे घर से भागे हुए लग रहे हो। और मैंने जवाब क्या दिया, मैं भागा ही हुआ हूँ और जोर से भागा हूँ, ऐसे भागा हूँ तब तक घर नहीं लौटा। अगर मैं भागता नहीं तो ये क्रांतिकारी काम कर नहीं पाता। मैंने कहा माते, आर्मी में भर्ती होती है 17.5 साल की उम्र में, मैं उसमें भी दौड़ लगा के आया 2 दिन बाद। आर्मी की भर्ती भी देखी है मैंने 2 दिन। तो मैंने कहा 17.5 साल की उम्र में भर्ती होती है, जब मेरी 17.5 साल उम्र थी आर्मी में जाना था मेरे को, तो जा नहीं सकता था, क्योंकि 17.5 साल की उम्र में गार्जियन की परमिशन चाहिए और तहसीलदार से टोकन चाहिए, परमिशन चाहिए। हम तो पहुंच के तहसीलदार के कार्यालय में वहां से
टोकन दे दिया। मेरे दोस्त के घर गया तो मेरे दोस्त ने कहा मेरी मम्मी के सामने ये मत कहना कि आर्मी में जा रहे हैं, जाने नहीं देगी, तुम तो 4 भाई हो, मैं अकेला हूँ। मैंने जाके बोल दिया, हो गया झमेला वापिस। तो मैंने कहा आर्मी में 17.5 साल की उम्र में भर्ती होती है, हम रात को इसीलिए नहीं सो जाते कि रात हो जाती है, आते सो तो हम इसीलिए जाते हैं कि हमारे बदले कोई और जान रहा है, हमारे बदले कोई और जान रहा है। 21 साल की उम्र पार हो जाए तो आर्मी में नहीं लेते। कोई माँ अपनी छाती का लाल देती है तब जाके ये मुल्क आबाद है, ये देश आबाद है। जीवन लेने से पहले मैंने कहा कि मैं अगली बार जब आऊंगा तो इन कपड़ों में नहीं आऊंगा, मैं सन्यासी के रूप में आऊंगा। क्या तुम काम के सामने स्वागत कर पाओगे? हिम्मत है तो हाँ कहो, नहीं तो ना कहो। उन्होंने ये हिम्मत दिखाई, इसीलिए मैंने ये निर्णय ले लिया। उनको पता था कि मैं प्रबल हूं। वापिस उसी बात पे आता हूं, इसीलिए प्रार्थना से कुछ घटित नहीं होता, प्रयास से घटित होता है। लड़कों को हम घर पे नहीं रख सकते, उनके लिए ऐसा अध्यापक चाहिए, ऐसा टीचर चाहिए जो उनके लिए आदर्श हो, जो उनसे ज्यादा जानता हो। आप लोग माँ बाप बच्चों को समझाने का प्रयास करते हो, अब गड़बड़ क्या है? आप लोग 8वीं पास हो, कई मम्मियाँ बिल्कुल ही अनपढ़ है, लड़की आपकी 3 पास है, तो वो कहते हैं मम्मी तुझे पता ही नहीं है कुछ, वो कहती है तुझे पता नहीं है, हम तेरी माँ मैं सब जानती हूँ। तो बेटी क्या कहती है? मम्मी तो कुछ नहीं जानती, जमाना आगे चला गया। यही हाल बेटा बेटी का है। इनको घेरने के लिए तो हम जैसे होने चाहिए, हम घेर लेते हैं। मेरा पूरा अभ्यास है इस मामले में। मैं 2009 से पढ़ाने वाले काम में रुचि रखता हूँ, पढ़ाता भी हूँ। बाहर बैनर देखा होगा आपने संभव नाम से, ये हमारा संस्था जो है दिल्ली में रजिस्टर्ड है। ऊपर हमने कोचिंग की है, ये कमरा तैयार किया है, कोचिंग सेंटर शुरू कर रहे हैं कि 1 से 12 तक हम पढ़ाएं। उनको एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाएंगे, लेकिन वो सिलेबस पढ़ाते हुए उनका व्यवहार कैसा हो, इस बात पे ध्यान दिया जाएगा। उनको नशे से बचाएंगे, उनका व्यक्तित्व ऐसा होगा कि वो बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगा। वरना तो हम हजारों साल से श्रवण पुत्र की कहानी सुना रहे हैं, जिसने अपने माँ बाप को कंधों में बिठा करके धर्म यात्रा करवाई, ऐसा ही है ना? लेकिन हमारे ही देश में वृद्धाश्रम रोज बन रहे हैं। पिछले दिनों राजस्थान में तो हमारी एक लाडली ने पापा को मार दिया, मम्मी को मार दिया, इकलौती थी ताकि उनका धन मुझे मिल जाए। चुकी है, आपके झोपड़े तक आ ही जाएगी। इस पे विचार करो आप लोग। आपके बच्चे इंजीनियर बन जाएंगे, नौकरी भी बड़ी हो जाएगी, आप सुखी हो जाओगे, इस बात का तो गहन में पाल रखा है आपने। मेरी बात फिर याद आएगी आपको। इसीलिए अपने हैप्पी बर्थडे बनाना बंद कीजिए, वो खर्चा बचाइए, इस व्यवस्था पे खर्च करें। आप मृत्यु भोज करना बंद करिए, साल में 2 सूट कम पहन लीजिए, 2 सूट कम पहन लीजिए, हमें दान कर दीजिए। मैं तो मांग रहा हूं, आज जरूरत है, क्योंकि समय अनुमति नहीं देता। ऊपर देख के आइए आप, प्लास्टर हो गया है, लेटरिन बाथरूम बाकी पड़ा है, अब ये 70,000 रुपए का खर्चा बाकी है, दरवाजे नहीं लगे हैं, पेंट नहीं हुआ है। टीचर ढूंढ रहे हैं, कोई 10वीं तक 12वीं तक पढ़ाने वाला हो, हमसे संपर्क करें। फ्री में नहीं पढ़वाएंगे, बच्चे जो कंट्रीब्यूशन देंगे हम टीचर को देंगे। हमारा कमरा फ्री, लाइट फ्री, मैं फ्री। हम यहां से जो पढ़ेगा ना 2 साल, वो खुद ऐसा टीचर बन जाएगा कि वो जहां भी बैठेगा वो 10 लोगों को सिखाएगा। हम उसके मन में अन्य प्रकार की रुचियां पैदा करने का प्रयास करेंगे, रुचियां। अब उसकी रुचि किसी और काम में है तो हम उसकी रुचि
बदलेंगे। आप अपने रिश्तेदारों को कहिए, अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए, मुझे वहां बुला लीजिए, रात बिरात कभी भी बुला लीजिए, मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी में स्पीकर है और ये माइक उसी में रखा होता है। कितनी भी दूर हो आप, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, मैं वहीं आ जाऊंगा। आप 10-20 बच्चे बिठाइए। ये जो कोचिंग हमने यहाँ की है, ये कहीं और भी कर सकते हैं, इसकी शाखा और कहीं भी खोल देंगे। और टीचर के रूप में हमें कोई ऐसी महिला चाहिए जो पढ़ाने के काम में रुचि रखती हो, या फिर कोई एसएससी को यूपीएससी की तैयारी करता हुआ कोई लड़की कोई लड़का हो। इस पे विचार करें हम। और रिटायरमेंट वाले जो पढ़ाना चाहते हैं उनको नहीं पढ़ाने देंगे, वो संविधान पढ़ाएं अगर पढ़ा सकते हैं तो, कैडर दें अगर दे सकते हैं तो, क्योंकि आज की जो आधुनिक शिक्षा है बच्चे उनसे नहीं पढ़ पाएंगे। आज के ही समय का चाहिए हमें, तो इस बात पे विचार करें। तो शिक्षा शेरनी का दूध है, पिएगा नहीं दहाड़ेगा, लेकिन हम पी नहीं रहे। और ये बहुजन समाज के लिए नहीं बोला, पहले बता देता हूं, शिक्षा शेरनी का दूध है, ये केवल बहुजन समाज के लिए नहीं बोला बाबा साहब ने, ये पूरी मानव जाति के लिए बोला है। क्या हम ही दहाड़ेंगे? और दहाड़ कर डराना किसे है? अंधविश्वास को, अमानवीय व्यवहार को, अंधेरे को, पड़ोस पड़ोस को नहीं डराना। ऐसा शेयर नहीं करना कि माँ बाप को डराए, पड़ोसी को डराए। किसको डराना है? नासमझी को, अंधविश्वास को, अंधेरे को, अमानवीय व्यवहार को। सहारा किसे देना है? बेबस लाचार को। सुंदर किसे बनाना है? समाज और संसार को। क्या समझ रहे हो मेरे विचार को? आगे जाकर बताओगे किसी चार को? तो प्रयास छोटा सा है ये, एक कोचिंग सेंटर से कितने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? हाँ, लेकिन अगर 20 भी पढ़ाए ना, उस 20 में से 10 ऐसे होंगे जो आगे जाकर इस बात को समझाएंगे, सिखाएंगे। और इसके अलावा अगर आगे हमें टीचर मिलते हैं तो इसके ऊपर वाली पढ़ाई भी शुरू कर देंगे। ये एक बात हो गई है। दूसरी बात, हम बातों से बहुत बने रहते हैं लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते, वो है ध्यान। आज वर्तमान में हर व्यक्ति को बेचैनी होती है, नींद नहीं आती, कंपटीशन की तैयारी करने वालों को घबराहट होती है, अनिद्रा की समस्या है, बेचैनी होती है। इस सब का इलाज है ध्यान। हर संडे को ठीक 9:30 बजे हम यहाँ बैठ जाते हैं, साफ सफाई बिल्कुल करके, और आधे घंटे का अनुष्ठान करते हैं। आप ध्यान में आने का प्रयास करें। जब तक ध्यान करना नहीं सीखोगे तब तक आप अधूरे से ही रहोगे। समय निकालिए, समय बचाइए, और जो फोन हम चलाते हैं ना, फोन वाला समय बचा दीजिए। एक ये है बात। दूसरी बात यह है, आपके मोहल्ले में जहां 4 घर आप रहते हो वहां मुझे बुला लीजिए, आ जाओ या बुला लो। तो ध्यान के लिए जरूरी है कि हम समय निकालें। इसके अलावा यहाँ दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर दूर हरियाणा में एस.एन. गोयनका जी का एक सेंटर है, मेडिटेशन सेंटर, बहुत ही अच्छा, सारी सुविधा है। ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, 10 दिन के लिए वहाँ ध्यान के लिए जा सकते हो। वहां जब सीख कर आ जाओगे तब यहाँ बैठ करके आप अभ्यास कर सकते हो। इसका भी ध्यान करना है। अगली बात एक हो, जिन लोगों के पास समय हो थोड़ा सा भी, वो लोग बुद्धिज्म की पुस्तकें पढ़ना शुरू करें। आप पढ़ोगे तो दूसरों को भी बांटोगे। जैसे मिलिंदपन्न है, बहुत अच्छी पुस्तक है। बुद्ध और उनका धर्म है, हिंदी में बिल्कुल साधारण भाषा है।
बुद्ध और उनका धम्म, मिलिंदपन। धम्मपद के गाथाओं का हिंदी अनुवाद, ऐसी पुस्तकें आप पढ़ सकते हो। बाबा साहब की जीवनी, बुद्ध की जीवनी। और कोई भी मन में सवाल हो आप पूछिए। बंदे जी ने कहा था ना, सवाल पूछना चाहिए। जी बंदे जी, हाँ बंदे जी नहीं करना चाहिए। ये जी बंदे जी, हाँ बंदे जी आपको समझदार नहीं बनाएगी। आप जब सवाल पूछते हो ना तो श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हम नाराज नहीं होंगे, मैं तो बिल्कुल नहीं होता, मुझे होना भी नहीं चाहिए। सवाल पूछना आपका हक है। इस संसार में सबसे ज्यादा सवाल बुद्ध से पूछे गए और सबसे ज्यादा उत्तर बुद्ध ने दिया और सबसे कम बुद्ध ही बोले। तीनों वाक्य, सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए बुद्ध से, सबसे ज्यादा उत्तर दिए बुद्ध ने और सबसे कम बोले बुद्ध। सबसे कम उत्तर दिया बुद्ध ने। कैसे? जब बुद्ध से ये पूछा गया कि दुख क्या है तो बुद्ध ने पूरा उत्तर दिया। जब बुद्ध से यह पूछा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, बुद्ध ने पूरा उत्तर दिया। जब बुद्ध से यह पूछा कि पृथ्वी कब पैदा हुई तो बुद्ध चुप रहे। जब पूछा कि ईश्वर है अथवा नहीं तो बुद्ध चुप रहे। बड़ी हैरानी होती है कि कोई इतना चुप कैसे रह सकता है और दुख और दुख के समाधान पे इतना बोले। तब भी हैरानी होती है कि कोई इतना कैसे बोल सकता है। वापस लौटता हूं और मैं कंक्लूजन करता हूं मेरी पूरी बात का। नंबर 1, शिक्षा शेरनी का दूध है, पिएगा वही दहाड़ेगा। हम दहाड़ नहीं रहे। अगला शब्द कठोर है, मैं बोलता नहीं हूं बार बार, आप समझ गए। उसके बाद हम जो यहाँ ऊपर कोचिंग का प्रयास कर रहे हैं उसके लिए आप भी सहयोग करें, अर्थात विद्यार्थी ढूंढ के दें और स्टूडेंट भेजें। इतना ही सहयोग करना है। और पढ़ाने के इच्छुक हैं तो खुद आ जाओ, फ्री में नहीं पढ़वाएंगे। इतना तो दे ही देंगे, घर वालों से नहीं मांगोगे। और अन्य कोई व्यक्ति कोई अच्छा ड्राइंग जानता हो वो भी आए। कोई म्यूजिक में रुचि रखता हो, म्यूजिक का टीचर हो, म्यूजिक में पढ़ाई कर रहा हो, वो भी आइए। हमारे बच्चों को यहाँ समय दीजिए। तो कार्यक्रम के बाद किसी को भी इस विषय में बात करनी हो तो आप मेरे से कर सकते हैं। अगली बात यह है, ध्यान के लिए आप संडे को आ सकते हो। अगर आप ज्यादा लोग हो, 3, 4, 5, 6 ऐसे एक जगह से हो तो आप बता दीजिए, समय ले लीजिए, 10 दिन लगातार यहाँ आइए, सीख लिए और उसके बाद संडे को आते रहे, घर करिए अपने। ऐसा भी हो सकता है। मतलब आप संकोच नहीं करें। अगली बात, जब तक घुटने ठीक हैं तब तक ध्यान कर पाओगे अच्छे से। और जब घुटने दर्द करने लग गए, कमर दर्द करने लग गई, घने सारे रोग हो गए, फिर मन तो करेगा ध्यान करने का मगर काया आपका सहयोग नहीं करेगी। क्योंकि ध्यान करने के लिए कमर सीधी करके बैठना बहुत जरूरी है और घुटनों में झंझनाहट कम होनी चाहिए। अभी बैठते हो झंझनाहट होने लगती है क्योंकि आप कभी कभार बैठते हो, लेकिन जब 10 दिन अभ्यास करोगे ठीक हो जाएगा। हम बैठे हैं कितनी देर से, झंझनाहट नहीं होती, झंझनाहट का ख्याल ही चला जाता है। ऐसा आपके साथ भी हो जाएगा। अगली बात, जब भी कार्यक्रम में यहाँ आओ तो एक दिन पहले पड़ोसियों को भी पूछ लिया करो, बतला लिया करो। तो भोजन करके जब भोजन करने ऊपर जाओ तो आप देख के आना ऊपर जो काम हुआ है सब लोग। तो मैं मेरी वाणी को यही विराम दे रहा हूँ और आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। आप स्वस्थ रहें और आपका ये मनोबल यूं ही बना रहे और आप स्वस्थ रहें और अपनी भूमिका को पहचानें। समाज में प्रार्थना करने से सुख नहीं आता, प्रयास करने से आता है।
और हम लोग प्रयास करने वाले हैं। हमारा भरोसा चमत्कार में नहीं है, प्रयास में है। जिनका भरोसा प्रयास में है वही बहुत है। तो बहुत बहुत शुभकामना। भगवत सद्गुरु, भगवत सद्गुरु, भगवत सद्गुरु। सह पंचशीलम धम्मं याचामि अनुग्रह कृत्वा शीलम देह भन्ते तुभ्यमपि ओकास अहं भन्ते तीसरणे सह पंचशीलम धम्मं याचामि अनुग्रह कृत्वा शीलम देह भन्ते तदीयम्पि ओकास अहं भन्ते तीसरणे सह पंचशीलम धम्मं याचामि अनुग्रह कृत्वा शीलम देह भन्ते। अधिष्ठान करें, ध्यान करें तो आप ठीक से बैठ सकें। हम 10 मिनट ध्यान करेंगे। 10 मिनट के लिए आप तैयारी कर लें पहले 1 मिनट में। हेलो, जी सभी लोग आगे मार्ग पर बैठे हैं। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें। हाथों को यूं रख लें अपने झोले में। बिल्कुल कमर सीधी करें और धीरे धीरे आंख बंद करें। और अब एक लंबी सी सांस लें। यह सांस आप इसीलिए ले रहे हो ताकि आपका जो मन है वो अपनी काया पर एकाग्र होते हुए नासिका के दोनों द्वार पर जहाँ सांस का स्पर्श हो रहा है अथवा ऊपर वाले होठ पर जहाँ सांस का स्पर्श हो रहा है अपने मन को वहाँ ले आए। ध्यान रहे मन का ही काम है, आँखों पे जोर नहीं डालना। आँखों का कोई काम नहीं है, इसीलिए हमने आँखें बड़ी कोमलता से बंद कर ली है। एक सांस आपने जानबूझ करके ली, 2 जानबूझ करके ली, उसके बाद आपकी सांस सहज ही चल रही है, अपने आप ही चल रही है। ठीक वैसे ही जैसे हम नींद में सांस लेते हैं, बड़े ही सहज तरीके से। कमर सीधी है, गर्दन सीधी है। ध्यान रहे जब हम कमर अथवा गर्दन सीधी की बात कहते हैं तो वो जमीन से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए सहज ही, ना ज़्यादा पीछे की ओर झुकी हो ना आगे की ओर। अब सांस आपकी नॉर्मल चल रही है। ऊपर वाले होठ पे नासिका के दोनों द्वार पर जहाँ भी स्पर्श मालूम पड़ रहा है बस वहीं अपने मन को लगाइए। आते जाते सांस को देखते रहिए साक्षी भाव से, अर्थात ना अच्छा कहना है ना बुरा कहना है। सांस चल रही है और आप सांस पेट से ले रहे हैं, अर्थात आपके बहुत ही गहरे से सांस ले रहे हो। छाती से सांस नहीं लेना है, सांस पेट से लेना है। आँख होठ बड़ी कोमलता से बंद है।
घुटने, कंधे सब ढीला छोड़ दें। पेट की मांसपेशियों को, हाथ पैर की मांसपेशियों को, चेहरे पे किसी भी प्रकार की सिकन सबको ढीला छोड़ दें। बस सांस स्वतः ही चल रही है, बड़े ही सहजता से, और आपका मन उसके स्पर्श को देख रहा है। फिर से मन में कोई विचार आया होगा, फिर से सांस के स्पर्श को देखते रहें। पैर की उंगलियां, घुटने, कंधे ज्यों ही उठ जाते हैं, अर्थात मन कहीं और चला गया। मन जब कहीं और चला गया, उसको वापस नासिका के दोनों द्वार पर सांस के स्पर्श वाले स्थान पे लाने के लिए हम जानबूझकर एक सांस ले लेते हैं। इतनी ज़्यादा लंबी सांस नहीं लेते कि हमारा आसन हिल जाए, हल्का सा, इतना ही कि हमारा ध्यान वापस ऊपर वाले होठ पे या नासिका के दोनों द्वारों पर, जहाँ जहाँ भी स्पर्श मालूम पड़ रहा है सांस आते जाते, वहाँ मन को ले आए। मन में कोई विचार आया होगा, फिर से अपने मन को ऊपर वाले होठ पर, नासिका के दोनों द्वार पर, जहाँ भी स्पर्श मालूम पड़ रहा है, मन को वापस बाहर ले आए। आंखों पे जोर नहीं डालना है, क्योंकि आंखों का कोई काम नहीं है। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और पलकों को छुपा के रखें। धीरे धीरे आंखें खोलें। सावधान, सावधान, सावधान।